अभी तक ये जो टेलीस्कोप पढ़ा है, माइक्रोस्कोप पढ़ा है, ये सब रिफ्रैक्टिंग है, क्योंकि लेंस यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी और आईपीस भी। लेकिन माइक्रोस्कोप में दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी टेलीस्कोप में काफ़ी दिक्कतें बनाने में, क्योंकि टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव आपको बहुत बड़ा बनाना है, जितना ज़्यादा बड़ा हो सके उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बड़ा लेंस मुश्किल से बनता है। इतना बड़ा लेंस आप बना लोगे आराम से, इतना बड़ा बना लोगे, लेकिन इतना बड़ा लेंस चाहिए 2 मीटर 4 मीटर का, फिर बहुत मुश्किल से बनेगा वो। और उसका मास इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा कि आप उसे किनारों पर पकड़कर रोक नहीं सकते। किनारों पर लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होना है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर उसका। कॉन्वेक्स तो पतला हो जाता है किनारों पे जाए। तो किनारों पे कहाँ पकड़ पकड़ के रखोगे? वजन हो गया उसका टन का, कई टन, टूट के निकल जाएगा बाहर। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कुछ और भी दिक्कतें होती हैं रिफ्रैक्शन में। क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, हल्का सा आपको आइडिया दे देता, क्रोमेटिक एब्रेशन। अगर आप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से मून को देखने लगे, चांद को देखने लगे, तो वाइट नहीं दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन है ये। क्रोमेटिक एब्रेशन के साथ साथ एक और एब्रेशन आता है जिसे बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, वो सिलेबस में नहीं है आपके भी। और इन दोनों तीनों सारी प्रॉब्लम से बचने का तरीका ये है कि ऑब्जेक्टिव को लेंस न लेकर के मिरर बना लिया जाए। मिरर का बनाना आसान है, फिर भी कैसे बनता है मिरर? मिरर के बनाने की टेक्नोलॉजी और लेंस बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। मिरर आसान है बनाना, इवन बहुत बड़े साइज का मिरर बनाना भी आसान है। दूसरी क्या बात है कि ये पूरा मिरर है, यहाँ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आप पूरा पीछे बैक में इसके सपोर्ट लगाकर इसे मजबूती से रख सकते हैं। मैकेनिकली स्ट्रांग है। लेंस को तो आपको केवल किनारों पर ही पकड़ना पड़ेगा, वरना लेंस ही ढक जाएगा। मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन होता ही नहीं, होता ही नहीं। दूर करने की तो बात दूर अलग है, होता ही नहीं क्रोमेटिक एब्रेशन। और तीसरा जो डिफेक्ट लेंस में होता है स्फेरिकल एब्रेशन, उसे भी दूर कर दिया जाता है स्फेरिकल मिरर के बजाय एक स्पेशल टाइप का मिरर, पैराबॉलिक मिरर लेकर। पैराबॉलिक मिरर आप सब ने देखे हैं, आपकी गाड़ियों के जो हेडलाइट्स है, हेडलाइट है, हेडलाइट में जहाँ वो लाइट बल्ब लगा हुआ है, उसके पीछे जो रिफ्लेक्टर है जो लाइट फेंकता है, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का नहीं है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। वो ऐसा नहीं है, वो काफी ज्यादा ऐसा है, यहाँ से तो लगभग लगभग सीधा और अंदर एकदम गड्ढा हो गया। वो पैराबॉलिक स्ट्रक्चर है। तो मिरर स्फेरिकल के बजाय पैराबॉलिक बनाए जा सकते हैं, और पैराबॉलिक मिरर लेकर के स्फेरिकल एब्रेशन दूर हो गया। क्रोमेटिक एब्रेशन दूर करने की यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि क्रोमेटिक एब्रेशन आता ही नहीं। तीसरा फायदा क्या हुआ कि मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे है, पीछे पूरे बैक में आप उसे मैकेनिकल सपोर्ट देकर फिक्स कर सकते हैं। तो फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, अभी लिखेंगे हम इस बात को। बहुत क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बेनिफिट्स क्या हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आ रहा है, डेरिवेशन नहीं आ रही इसकी। डेरिवेशन कभी भी नहीं आती है, केवल डायग्राम बनाने के लिए आता है। तो डायग्राम बनाना देख लीजिए एक बार। और सिंपल है, अक्सर घूम फिर के दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। हर दूसरे तीसरे साल ये एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम बनाने के लिए। दो प्रिंसिपल एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है यहाँ। एक प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के लिए, और यहाँ आपको मिरर बनाना है। देखो, स्फेरिकल और पैराबॉलिक में डिफरेंस समझ लीजिए। स्फेरिकल और पैराबॉलिक का जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? ये स्फेरिकल है, ये स्ट्रक्चर स्फेरिकल है। स्फेरिकल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। ये स्फेरिकल मिरर है। और पैराबॉलिक मिरर, ये पैराबॉलिक मिरर है।
आप यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कर्वेचर नहीं है, किनारों पर ऑलमोस्ट सपाट है, सीधा है, और कर्वेचर एक बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला गया। ये से पूरा करने पर आपका सर्किल नहीं बनेगा। ये क्या है? ये पैराबोलिक मिरर है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाने के लिए आपको मिरर लेना है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, जिसकी नेचर क्या सी है? कन्वर्जिंग, जिसकी नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर है जिसकी। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ की। एक प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां आपको दो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है एक साथ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको बनाना है मिरर। मिरर का स्ट्रक्चर पैराबोलिक, ये आपका पैराबोलिक मिरर। किनारों पर पहुंचते पहुंचते इसका कन्वेचर जीरो हो जाता है। पैराबोलिक मिरर। जहां दोनों एक्सिस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां रखा जाता है एक प्लेन मिरर, बिल्कुल 45 डिग्री पर, एग्जैक्टली 45 पर, दोनों एक्सिस से 45, यहां भी 45 और यहां भी 45, दोनों एक्सिस से 45। ठीक है। उल्टा डायग्राम बनाना हमेशा आसान होता है। यहां आप एक इमेज बना दीजिए। कौन सी इमेज? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश लीजिए। अब ए डैश बी डैश से उल्टी रेज बनानी है आपको। एक रे मिरर तक लीजिए, दूसरी रे मिरर तक लीजिए, प्लेन मिरर तक। अब इन दोनों रेज को पहुंचा दीजिए कहाँ? अपने कॉन कॉनकेव नहीं, पैराबोलिक मिरर तक। और यहां यहां दोनों लाइट रेज, फिर वही बात है, मैं आपको सिर्फ जुगाड़बाजी का डायग्राम बता रहा हूं, ओरिजिनल असली डायग्राम बता ही नहीं रहा। थोड़ा टिपिकल है वो। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ ये रेस खुली हुई होनी चाहिए। किसके मुकाबले? यहाँ देखो, क्योंकि कन्वर्जिंग है ये, कन्वर्ज कर रहा है लाइट रे को, दिखना चाहिए कन्वर्जिंग है। यहाँ ये बीच का गैप ज्यादा है, यहाँ कम गैप होता चला जा रहा है, कन्वर्जिंग है ये। उसके बाद आपने इन लाइट रेज को दूर से इंसिडेंट दिखाना है। और कैसा दिखाना है? ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, दो लाइट रेज आपको इंसिडेंट दिखानी है, लेकिन यहां मिरर पर पहुंचने से पहले ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है। मिरर से पहले, मिरर तक पहुंचने से पहले दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मिरर पर पहुंचने के बाद कन्वर्जिंग। इस प्लेन मिरर ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इन्हें डाइवर्ट कर दिया 45 डिग्री पर, आपकी यहाँ इमेज बन गई। उसके बाद आपने क्या काम करना है? यहाँ इस वाली एक्सिस पर, इस एक्सिस पर एक इमेज ड्रॉ करनी है, एनलार्ज्ड इमेज। और कैसी? बड़ी साइज में, बड़ी लार्ज इमेज डॉटेड ड्रॉ करनी है। डॉटेड बनाते हैं हम वर्चुअल के लिए। ये आपकी इमेज हो गई वर्चुअल, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है। ए डबल डैश और ए डैश को ज्वाइन कर दीजिए आप। ए डबल डैश और ए डैश के बीच में इन्हें डॉटेड ज्वाइन करना है, और ए डैश के आगे से कंटिन्यूअस। जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए, यहां बना दीजिए आईपीस लेंस।
कैसा लेंस? आईपीस लेंस बना दीजिए, छोटा आईपीस लेंस बनेगा। ये बात आपको याद रखनी कि सिमिट्रिकल होना चाहिए, जितना प्रिंसिपल एक्सिस के एक साइड है उतना ही दूसरे साइड। इसके बाद इस ए डैश से एक लाइट रे लीजिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, इसे तो आपने आगे बढ़ा देना है। ये ऑप्टिकल सेंटर बन गया आईपीस लेंस का। और फिर जहां ये आईपीस लेंस को इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को भी जबरदस्ती ड्रॉ कर दीजिए, मिला दीजिए। कहां से मिला दीजिए? ए डबल डैश से मिला दीजिए। पीछे कंटिन्यूस। ये आपका बन गया इमेज। आई पीस लेंस को पूरा कर लीजिए। ये आपका आई पीस लेंस बना एल ई, और ये क्या बना? ऑब्जेक्टिव मिरर एम ओ। यहां भी इसकी मैग्नीफाइंग पावर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर वही निकल कर आएगी, कितनी? माइनस एफ ओ बाय प्लस एफ ई, माइनस एफ ओ बाय एफ ई। पूरी डेरिवेशन इसकी वही है जो पीछे करी है, सिर्फ एक चेंज आया, केवल एक अंतर आया है कि जो लाइट रेज का कन्वर्जन है, लाइट रेज का यहाँ कन्वर्जन, यहाँ लाइट रेज आपने किससे कन्वर्ज कराई है? लेंस से, कन्वर्जिंग लेंस से। दूर से आने वाली लाइट रे को कन्वर्ज कराना है इमेज बनाने के लिए, लेंस का यूज कर लीजिए या मिरर का यूज कर लीजिए। दोनों ने ही लाइट रेज को कन्वर्ज करके इमेज बना दी। फिर इस इमेज को एक बार आपने एनलार्ज करा दिया, किससे एनलार्ज करा दिया? आई पीस लेंस से एनलार्ज करा दिया। टेलीस्कोप में क्या होता है? टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस काम करता है दूर रखी हुई बॉडी, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बना देना पास अपने, और आईपीस लेंस उस इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, एनलार्जमेंट कर देता है। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हर दूसरे तीसरे साल बनाने के लिए आ जाता है। और फिर इसके साथ आता है क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।